लेक्चर। आज हम आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी जो उप विषय रहेगा वो रहेगा वाक्य, यानी कि वाक्य किसे कह सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाक्य क्या होता है। सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जो अपेक्षित अर्थ को प्रकट करता हो, यानी कि जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य। इसके अंदर आगे क्या दिया है, वर्णों से शब्द बनते हैं, यानी कि वर्ड्स जो होते हैं वो वर्णों से बनते हैं शब्द, और शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। इंग्लिश में हम इसको सेंटेंस बोलते हैं। मैंने जैसे पहले ही बताया आपको, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। तो इसमें दूसरी बात ये है कि जैसे ये बताया है कि वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। वाक्य में कम से कम दो शब्द, यानी कि वाक्य के अंदर क्या होने चाहिए, कम से कम दो शब्द होने चाहिए। एक होना चाहिए कर्ता और दूसरा होना चाहिए क्रिया। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, जो कर रहा है, किसी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है, और दूसरी है क्रिया, यानी कि वर्ब। क्या क्रिया की गई है, उसके द्वारा क्या किया गया है। जैसे घोड़ा पानी पीता है या घोड़ा पानी पी रहा है, ठीक है, तो इसको हम वाक्य बताते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बातचीत में कभी कभी जो एक शब्द होता है हमारा, एक शब्द भी पूरे वाक्य को कंप्लीट कर देता है। इसके अंदर जैसे दिया गया है, किंतु बातचीत में कभी कभी विवशता की स्थिति में एक शब्द से भी वाक्य में का काम लेना पड़ सकता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उदाहरण के तौर पर जैसे ये कहा गया कि आप क्या काम करते हैं, तो उसने कहा व्यापार। इससे हम समझ जाते हैं कि व्यापार कर रहा है। अगर सही वाक्य की बात देखें तो उसके अंदर ये आता है कि मैं व्यापार करता हूँ या मैं एक व्यापारी हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय। वाक्य को अगर वो देखें तो उसको ये भी बोलना पड़ सकता होता है, बताना होता है कि मैं विद्यालय में जा रहा। लेकिन ये बातचीत की भाषा है। बातचीत की भाषा में एक शब्द से ही वाक्य को हम पूर्ण मान लेते हैं। अब आता है कि वाक्य के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तत्व का मतलब क्या है कि वाक्य कहाँ कैसे बनते हैं, वाक्य को कहाँ से निकाला जाता है। वाक्य के जो मुख्य 6 तत्व हैं, जिसके बारे में हम अब आपको बताएंगे कि वाक्य के तत्व कौन से हैं। इसके अंदर जो पहला जो तत्व है वो है योग्यता। यानी कि वाक्य के अंदर वाक्य वही माना जाता है जिसको वाक्य बनने की योग्यता प्राप्त हो, प्रमाणिकता प्राप्त हो। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है आकांक्षा। आकांक्षा के अंदर क्या होता है कि किसी भी तरह की उसके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं झलकनी चाहिए। कुछ आशाएं, आकांक्षाएं और जिज्ञासा अगर नहीं झलकती है, नहीं दिखाई देती है, तो वो वाक्य का रूप धारण करता है। उसके बाद है अशाक्ति।
इसको हम, आसक्ति को हम निकटता के नाम से भी जानते हैं। निकटता या समीपता। जो चौथा नंबर है वो है सार्थकता। कि इसकी सार्थकता कितनी है। किसी वाक्य के लिए किसी भी शब्दों का प्रयोग जो किया जाता है उनकी सार्थकता कैसी है। इसके अंदर मैं सार्थकता का एक मैं छोटा सा उदाहरण भी दे देता हूँ। जैसे दीवार खाती है, ये कोई सार्थकता नहीं है। दीवार खाती नहीं, घोड़ा खाता है, ये सार्थकता होती है। उसके बाद है पदकर्म। पदक्रम के अंदर क्या आता है कि ये चीजें स्टेप टू स्टेप होनी चाहिए, उसके अंदर क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले जैसे क्रिया है, नहीं करता है, क्रिया है, ठीक है, इसका एक पदक्रम होता है। पदक्रम के अनुसार ही इसके अंदर इसको हम वाक्य के अंदर प्रयुक्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो पांचवा है अन्वय। ये 6 प्रमुख इसके तत्व है। तो इसमें को हम डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से बताएंगे कि ये 6 जो इसके तत्व बनाए हैं, जहां से वाक्य की उत्पत्ति होती है, जिसको प्रमाणिकता मिलती है कि ये वाक्य बन गया, उसके अंदर इनकी डिटेल से मैं आपको बताना चाहूंगा। योग्यता पहला जो तत्व है वो है योग्यता। इसका अर्थ यह है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में अपने प्रकरण के अनुसार अर्थ व्यक्त करने की योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। योग्यता या क्षमता उसकी एक कैपेबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है, उसके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि वो शब्दों के प्रकरण के अनुसार अर्थ व्यक्त करने की योग्यता रखता हो। जैसे मैंने बताया, आपको एक उदाहरण दिया था कि दीवार खाती है, ये नहीं खाती क्योंकि इसके अंदर ये योग्यता नहीं है। दीवार के अंदर घोड़ा खाता है, घोड़ा पानी पीता है, ठीक है, ये योग्यता के अंदर आता है। उसके बाद आकांक्षा, जो दूसरा है वो है आकांक्षा। आकांक्षा के अंदर वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, यानी कि वाक्य अपने आप में ही पूर्ण होना चाहिए। बातचीत की बात अलग होती है। बातचीत के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि एक शब्द से भी हम वाक्य को पूरा मान लेते हैं। जो मैंने उदाहरण दिया था कि आप कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय, ठीक है, तो इससे हम समझ जाते हैं कि हाँ विद्यालय जा रहा है, तो ये उसका पूर्ण वाक्य है, उसका जवाब जो है वो पूर्ण है। पूर्ण होना चाहिए, उसमें कुछ आकांक्षा या जिज्ञासा नहीं झलकनी चाहिए। उसके अंदर अगर कोई जिज्ञासा झलकती है तो उसको हम वाक्य का वो नहीं बना सकते। इसमें कर्ता कौन है और कर्ता कौन है ये बात पता चलनी चाहिए। आकांक्षा, देखिए इसका मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं कि जैसे वह रात को जगता है, वह रात को जगता है या रात को जगता है, इसके अंदर कर्ता कौन है, यानी कि कौन जग रहा है, ये चीज स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। इसका सही वाक्य क्या होगा? सही वाक्य होगा चौकीदार रात को जागता है। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको जो वाक्य बोला कि चौकीदार रात को जागता है, इसमें किसी भी तरह की आकांक्षा या किसी भी तरह की जिज्ञासा नहीं झलक रही है, यानी कि क्लियर है, स्पष्ट बताया गया है कि कौन चौकीदार। अगर हम वैसे बोले कि रात को जागता है तो हमारे दिमाग में, सभी के दिमाग में ये आएगा कि कौन जागता है, यानी कि कर्ता दिखाई
नहीं दे रहा उसके अंदर। तो इसका अंदर ये आ गया कि चौकीदार रात को जागता है। उसके बाद आता है आसक्ति। आसक्ति को हम निकटता या समीपता के नाम से भी जानते हैं, यानी कि शब्दों का निकट होना, उनके अंदर समीपता होना अत्यंत आवश्यक होता है। आसक्ति का अर्थ है निकटता या समीपता बोलते या लिखते समय। देखिए इसके अंदर दोनों चीजें आ गई, बोलते समय और लिखते समय। वाक्य के शब्दों में निकटता या समीपता का होना नितांत आवश्यक है। नितांत का मतलब है अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी वाक्यों का। जैसे गीता पढ़ रही है, इनके अंदर निकटता है, समीपता है। अध्यापक पढ़ा रहा है, इनके अंदर क्या है, निकटता है, समीपता है। उसके बाद आता है सार्थकता। सार्थकता नाम से ही पता लगता है कि कितना सार्थक। जैसे सार्थक शब्द, सार्थक अर्थ निकलता हो जिसका, जो मीनिंगफुल हो, उसको सार्थकता के अंदर माना जाता है। यह वाक्य की अनिवार्य तत्व है। यह वाक्य का अनिवार्य तत्व है। वाक्य का प्रत्येक शब्द सार्थक होना चाहिए, यानी कि वैलिड होना चाहिए। प्रत्येक जो शब्द, वाक्य के अंदर जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो वैलिड होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। उसमें निरर्थक शब्दों का प्रयोग तभी हो सकता है जबकि वे कुछ ना कुछ अर्थ प्रकट करते हैं। यानी कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उनका प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब वाक्य के अंदर वो कुछ ना कुछ अर्थ दे रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम सार्थकता के नाम से जानते हैं कि इस वाक्य के अंदर सार्थकता कितनी है। उसके बाद है पदक्रम। पदक्रम में वाक्य में सभी पदों का एक निश्चित क्रम रहता है। निश्चित क्रम मैंने जैसे बताया था कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। मैंने जैसे उदाहरण दिया, गीता पढ़ रही है, अध्यापक पढ़ा रहा है। इनका एक क्रम है। सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट है, कर्ता जिसको बोलते हैं, वर्ब है, ठीक है, और क्रिया जिसको हम बोलते हैं, क्या कर रहे हैं। तो इनके अंदर एक पदक्रम होना चाहिए जो व्यवस्थित और सार्थक बनता है। जो व्यवस्थित रूप से शब्दों का पदक्रम निश्चित होता है। और उसके बाद आता है अन्वय, जो छठा पॉइंट है, अन्वय। अन्वय का अभिप्राय यह है कि वाक्य में लिंग वचन, जैसे आप जानते हैं लिंग पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, वचन है, एक वचन है या बहुवचन है, पुरुष, ठीक है, काल है, कौन से काल में, ठीक है, वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्यत काल है, आदि के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। यानी कि ये जो मैंने 5 वो बताई है, लिंग वचन पुरुष काल आदि के अनुसार क्रिया का होना चाहिए। इस मेल के बिना वाक्य में भ्रम उत्पन्न होता है। इसके बगैर क्या है कि वाक्य में भ्रम उत्पन्न होता है। तो ये हमारी आज की 6 वो रही है वाक्य के जो मुख्य तत्व हैं। वाक्य के बारे में एक बार और मैं बताता हूँ। सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जो अपेक्षित अर्थ को प्रकट करता हो। जैसे वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य। और वाक्य में कम से कम 2 शब्द, कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक होता है। बातचीत के दौरान एक शब्द को भी हम वाक्य के रूप में मान सकते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय। आप क्या काम करते हैं, व्यवसाय या व्यापार। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और उसके जो वाक्य के मुख्य तत्व हैं, इनके बारे में मैंने बताया है कि उनके अंदर योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आकांक्षा, किसी तरह की कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का उलझन नहीं होनी चाहिए, जिज्ञासा नहीं झलकनी चाहिए,
ठीक है, उनके अंदर निकटता होनी चाहिए, पद कर्म यानी कि स्टेप टू स्टेप वो आना चाहिए, और इनके अंदर लिंग वचन पुरुष काल आदि के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। जय हिंद।